बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो सेशन है हमारा वो बेसिकली फेडरल बोर्ड की जो आंसर शीट है ई शीट, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है उसके ऊपर हम कुछ बात करेंगे और इसके बारे में कुछ गाइडलाइंस आपको दी जाएंगी और आपने उसको फॉलो करना है। अब इसमें दो अलग अलग जो है ना वो ई शीट्स होती हैं, एक ऑब्जेक्टिव टाइप और एक होती है सब्जेक्टिव टाइप। जो ऑब्जेक्टिव टाइप होती है उसमें सिंपली आपने देखा हुआ है कि उसमें बबल फिल होता है और आपने करेक्ट आंसर को जो है वो बबल फिल के ज़रिए यानी फिल करना होता है, ठीक है। और दूसरी होती है सब्जेक्टिव टाइप, जिसमें स्पेसिफिक स्पेस होता है आंसर के लिए और आपने उसको फिल करना होता है। अब इसमें ये जो हमारे पास 9th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं जिनका फर्स्ट टाइम होता है फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम में या दूसरे बोर्ड्स के जो एग्ज़ाम होते हैं, तो वो चूँकि फ़र्स्ट टाइम अपीयर हो रहे होते हैं तो उनसे काफ़ी सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ पे जो आपको गाइडलाइंस दी जाएंगी आपकी वो मिस्टेक्स करेक्ट हो जाएंगी और आप इंशाल्लाह उसको अगर फॉलो करेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छे से प्रेजेंट होगा। तो हम यहाँ पे स्टार्ट लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर से। तो सबसे पहले आपको इस तरह का एक ऑब्जेक्टिव पेपर दिया जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास एक सैम्पल के तौर पर मुताला पाकिस्तान पाक स्टडी का पेपर है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर होगा 5 to 6 डिजिट्स का, वो आपने लिखना है। और ये थोड़ी बहुत आपने प्रैक्टिस जो है ना वो स्कूल के अंदर की होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, 6 है। तो ये इस तरह से कंप्लीट रोल नंबर लिखने के बाद आपने उस कॉलम के अंदर जो रेलेवेंट डिजिट होता है आपने उसको फिल करना होता है। और इसकी जो फिलिंग होती है ये आपने प्रॉपर करनी होती है, उस बबल के अंदर कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे चूँकि मैं तो डिजिटल पेन यूज़ कर रहा हूँ, इतनी एक्यूरेसी नहीं है। जो आप रियल में यूज़ करेंगे तो उसमें एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होगी। और इसके लिए जो मेरी एक सजेशन है, आप इसमें जो है वो पॉइंटर का यूज़ करें। पॉइंटर से जो है ना बहुत अच्छे से जो है वो यहाँ पे फिल होता है। और दूसरा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा वर्जन नंबर। अब ये जो वर्जन नंबर होता है ना, ये वर्जन नंबर उस क्वेश्चन पेपर का होता है जो एमसीक्यू पेपर होता है। तो जो भी आपको एमसीक्यू पेपर मिलेगा उसका आपने वर्जन नंबर यहाँ पे लिखना है और लिखने के बाद आपने उसको उसी तरह से बबल फिल में फिल भी करना है रेलेवेंट कॉलम के अंदर। अब ये होता है कि यहाँ पे 3-4 तरह के वर्जन पेपर के क्वेश्चन पेपर चल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो पेपर कर रहे हैं उसका वर्जन नंबर 0999 है, तो हो सकता है कि जो आपके सामने स्टूडेंट बैठा हो उसका 0998 हो, और इसी तरह से जो आपसे पीछे बैठा है हो सकता है उसका 1000 भी हो। तो यानी ये वर्जन नंबर डिफरेंट होता है। और ये वर्जन नंबर डिफरेंट क्यों होता है, इसकी क्या रीज़न है कि वर्जन नंबर के डिफरेंस होने की वजह ये होती है कि उसमें एमसीक्यूज शफल हुए होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल वर्जन नंबर 0999 वाला जो पेपर होगा उसमें जितने भी एमसीक्यूज होंगे उस पेपर में जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो सेम होंगे। अलबत्ता अगर कोई ऐसा वर्जन नंबर है जैसे फॉर एग्जांपल उसका 0998 है तो उसके एमसीक्यूज शफल होंगे। वो किस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला है, ठीक है। तो हो सकता है कि जो 98 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला ना हो, उसका ये 5 वाला यहाँ पे शफल हुआ हो, यहाँ पे इस तरह से जो है वो शफल हुआ हो सकता है। और इसी तरह से ये ऑप्शंस भी जो है ना वो शफलिंग इनकी हो सकती है। तो इस चीज़ से आपने जो है ना चीटिंग केस को जो है ना यहाँ से रेजिस्ट करने के लिए, रोकने के लिए ये चीज़ की जाती है। तो इस चीज़ का आपने बड़ा ध्यान रखना है। और वर्जन नंबर भी आपने करेक्ट वाला यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, और उसकी फिलिंग भी सही से करनी है। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे ऑप्शंस, जैसे ABCD होता है, करेक्ट ऑप्शन से रेलेवेंट जो आता है ना वो आपने यहाँ पे फिल करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर इसका A है और इसका C है, और ये आपने बड़े ध्यान से करना है क्योंकि एक दफ़ा अगर आपका ये गलत हो गया, आप उसको करेक्ट करने के लिए बेशक आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, तो आप ये इसको कहते हैं कि ये गलत हो गया और आप इसको काट कर यहाँ पे कर देते हैं तो ये फिर भी गलत होगा। बेशक आपने ये करेक्ट वाला, ट्रू वाला भी जो है ना वो किया होगा, तब भी ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ध्यान से इसको एक ही दफ़ा फिल करना है और अच्छे से फिल करना है। अच्छा, इसकी ये जो फिलिंग है ये बिल्कुल प्रॉपर करनी है, ये इस बबल से बाहर नहीं जानी चाहिए, और अगर बाहर जाएगी तो वो उसके लिए जो है ना मुश्किल हो जाएगी।
क्योंकि ये कंप्यूटराइज स्कैन होता है और वहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। और इसको ऐसा भी नहीं है कि इस तरह से हाफ़ फिल करें और हाफ़ छोड़ दें, तभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये आपने ध्यान रखना है, इसका बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पे पूरा पूरा इस तरह से फिल कर देना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इस तरह से आपके डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनके सीक्यूज इसी तरह से होंगे और आपने उनको फिल करते जाना है। अब आते हैं दूसरी शीट जो कि सब्जेक्टिव पेपर की होती है। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट वाइज जो है ना थोड़ा सा ये अपडेशन आई है, डिफरेंट होती हैं। अभी जैसे इन्होंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस की जो है ना इन्होंने सेम रखी है, और इसमें होम इकोनॉमिक्स और हेल्थ फिजिकल एजुकेशन, यानी कि ये 4-5 सब्जेक्ट जो है ना इनके लिए यही वाली आंसर शीट जो है वो चलेगी। अब सेम उसी तरह जैसे आपने ऑब्जेक्टिव पेपर पे रोल नंबर लिखा था, यहाँ पर भी आप अपना रोल नंबर जो है वो लिख देंगे। ठीक है, 1 हो गया फॉर एग्जांपल, 2 है, 6 है, और उससे रेलेवेंट जो है कॉलम के अंदर आपने वो डिजिट फिल करना होगा। और उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ एग्जामिनेशन है। अगर आप लोग 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे SSC1। ठीक है, SSC1। और अगर आप 10th के हैं तो SSC2 आएगा, और ब्रैकेट में आप लिखना है फर्स्ट एनुअल, यानी आपका ये पहला पेपर है, यानी फर्स्ट एनुअल पेपर है। ठीक है, यहाँ पे ये ब्रैकेट में इस तरह से लिख देना है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट पेपर। फॉर एग्जांपल आपका सब्जेक्ट जो है वो केमिस्ट्री है, तो आप सब्जेक्ट अपना जो है वो मेंशन करेंगे, और उसके बाद उस दिन की जो डेट होगी, सपोज करें कि वो 9/4/2026 है, तो इस तरह से आप डेट लिख देंगे। इसके अलावा बाकी आपने कुछ नहीं लिखना, ये सारी चीज़ें जो है ना वो एग्जामिनर के ज़िम्मे होती हैं, और बाकी जब पेपर मार्किंग के लिए जाता है तो वहाँ पे होता है। ठीक है जी। उसके बाद आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, और ये जब पहला पेज आप फ्लिप करेंगे तो उसकी बैक साइड पे यहाँ पे ये लिखा होगा नॉट फॉर यूज़, यानी यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखना। इवन कि आपने कोई लाइन भी इस तरह से, कोई टिक है या क्रॉस है या कोई भी लाइन इस तरह से ड्रॉ नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे प्रोहिबिटेड होता है, और ये पेज जो है ना वो ज़्यादा यानी कि कॉन्फिडेंशियल होता है, तो इस वजह से आप इसको यूज़ नहीं कर सकते जी। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले जो पोर्शन आता है वो पोर्शन बी आता है, जो कि स्पेसिफाइड होता है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए स्पेसिफाइड होता है। और अगर हम बात करें जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए ये शीट है, तो उसमें हर एक साइड के ऊपर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जो है स्पेस होगा। ये देख लें आप, हाफ स्पेस जो है ना एक शॉर्ट के लिए, हाफ स्पेस दूसरे शॉर्ट के लिए। अब चूँकि सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा होता है, तो उस क्वेश्चन नंबर 2 के जो है वो फिर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अभी जैसे केमिस्ट्री बायो फिजिक्स में टोटल ये आपके 10 पार्ट्स हुए हैं, तो इस तरह से ये 1, 2 इसी तरह और चलता जाएगा, और 10 पार्ट्स जो है ना ये कंप्लीट होंगे। तो अब इन्होंने क्या किया हुआ है, ये स्पेसिफिक आपको क्वेश्चन नंबर 1 के लिए स्पेस दी हुई है, यानी ये क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 है, और इसके लिए स्पेसिफिक यहाँ पे आपके लिए ये अगर आप काउंट करें तो तकरीबन 16 लाइंस बनती हैं। तो आपने इसका आंसर इन्हीं 16 लाइंस के अंदर ही फिल करना है, इससे बियॉन्ड नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर आप इस लाइन से नीचे चले आते हैं, फॉर एग्जांपल इस डॉटेड लाइन से भी आप बाहर चले जाते हैं, तो फिर वो आपका स्कैनिंग में नहीं आएगा, क्योंकि ये आंसर शीट्स स्कैन होती हैं, ई मार्किंग होती है, तो वो फिर आपका स्कैन नहीं होगा। तो कोशिश ये करें कि आप इन लाइन से जो है ना, ये बेशक आप इसका बॉर्डर भी लगा दें तो कोई इशू नहीं होगा, ये बॉर्डर लगा लें, और इससे बाहर जो है वो आपने नहीं जाना, और इस तरह से इस बॉर्डर से भी बाहर नहीं जाना। और ये जो आपकी लास्ट लाइन होती है, ये भी समझें कि आपका बॉटम से लास्ट लाइन होती है वो बॉर्डर होता है, तो यहाँ से नीचे भी आप नहीं जा सकते। और अगर आप इस एरिया से बाहर लिखेंगे फिर वो आपका स्कैनिंग एरिया में नहीं आएगा, जिससे आपका आंसर जो है वो लूज़ हो सकता है। तो आपने एक कॉम्प्रीहेंसिव सा आंसर बना के इन 16 लाइंस के अंदर, इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो है वो उसको पूरा करना होता है। पहले कुछ इस तरह होता था कि शीट्स जो है ना वो बिल्कुल ब्लैंक आती थी, और उस पर आप जितना मर्जी लिख लें, लेकिन अब ये स्पेसिफिक एरिया, और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ना वो लंबी चौड़ी कहानियाँ लिखते हैं, उससे अवॉइड करने के लिए ये बहुत ज़्यादा वो अच्छी बात है कि यहाँ पे स्पेसिफिक एरिया को यूज़ करके कोई कॉम्प्रीहेंसिव सा आंसर जो है वो यहाँ पे बना के लिख देंगे। ठीक है, अब एक और चीज़ होती है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। जैसे पेपर पैटर्न है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ना पार्ट 1 है। ठीक है, अब वहाँ पे क्वेश्चन कैसा होता है, स्टेटमेंट होती है, फिर बीच में और आता है,
फिर स्टेटमेंट होती है। अब ये स्टूडेंट समझते हैं शायद ये क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला है और 2 ये वाला है, ऐसा नहीं है। 2 पार्ट जो है ना ये वाला होगा नीचे, हाँ इसके 2 पार्ट्स होंगे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका ये एक स्टेटमेंट है और एक ये स्टेटमेंट है। अब इनमें से कोई एक आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 होगा तो इसमें से आप कोई भी अटैम्प्ट करेंगे तो आप इसी ही 1 वाले एरिया में अटैम्प्ट करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो है ना, इस स्टेटमेंट के अंदर उसने पूछा हुआ है किसी डाइजीज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा है डिफाइन डाइजीज, और यहाँ पे उसने पूछा हुआ है डिफाइन टैक्सोनॉमी, सपोज कर लें, ठीक है। तो अब आप जब इसकी हेडिंग यहाँ पे देंगे ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप जब इसकी हेडिंग देंगे, अगर आप ये डिजीज वाला अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे डिजीज वाले की हेडिंग आएगी, और अगर ये वाला अटेम्प्ट करेंगे तो टैक्सोनॉमी की हेडिंग आएगी। तो जब ये हेडिंग आप यहाँ पे दे देंगे तो उससे ई मार्किंग के दौरान एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने ये वाला अटेम्प्ट किया है या ये वाला अटेम्प्ट किया, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो इतने कोई मुश्किल नहीं। बस आपने ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 में ही अटेम्प्ट करना है, शक आप ये वाला अटेम्प्ट करें या ये वाला, और ये भी याद रहे कि इनमें से कोई एक अटेम्प्ट करना है, दोनों नहीं करने। दोनों करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि वो ओवर अटेम्प्ट में आ जाएगा, जिससे आपका क्वेश्चन एक ही मार्क होगा। और एक ही अटेम्प्ट करें और बेहतर वाला करें, क्योंकि स्पेस भी आपके पास वैसे भी लिमिटेड होती है। तो पहले उसको अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ लें। अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरह से करना है, उस क्वेश्चन को जो है ना अच्छे से आपने रीड करना है। रीड करने के बाद उसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। जब आप अच्छे से रीड करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा उस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, तो फिर आप उसकी डिमांड को जो है वो फुलफिल करेंगे। तो असल चीज़ होती है उस क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल करना, कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और आप उसका आंसर क्या देंगे। और उससे लंबी चौड़ी बातें भी नहीं लिखनी, सिर्फ उस क्वेश्चन का आंसर दें और आगे चलें, इससे आपका टाइम भी बच जाएगा। ठीक हो गया। अब आगे चलें, जैसे यहाँ पे पार्ट 2 आ गया, उसी तरह से पार्ट 2 में और में से कोई एक आप अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। और पार्ट 3 फिर इस तरह नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। और ये आपके जितने भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में होंगे उसी हिसाब से यहाँ पे स्पेस आपको गिवन होगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 10 पार्ट्स हैं, केमिस्ट्री बायो फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये 10 पार्ट्स तक जो है ना, ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है, आगे फिर आपका जो है ना वो सेक्शन सी यहाँ से आगे स्टार्ट हो जाता है। ये देखें नेक्स्ट ये सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। इट्स मीन्स कि जितने आपके क्वेश्चन होंगे उतना ही स्पेस होगा। ठीक हो गया, ओके। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये पहला लॉन्ग आ जाएगा। अब शॉर्ट के लिए जो है ना, जो एक पेज है उसका हाफ पोर्शन जो है वो आपको दिया जाता है। लेकिन अगर लॉन्ग की बात करें तो एक लॉन्ग के लिए कितना स्पेस होता है, लॉन्ग के लिए तकरीबन एक पेज की दोनों साइड्स आपको दी जाती हैं। तो यानी कि ये जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज 1 है, अब इसको हम अगर टर्न करें उस हिसाब से देखें, क्योंकि ये मैं डिजिटल PDF यूज़ कर रहा हूँ, तो टर्न करेंगे तो ये आपका देखें क्वेश्चन नंबर 3 पेज 2 आ जाएगा। यानी इसको टर्न करके दोनों साइड जो है ना ये क्वेश्चन के लिए स्पेसिफाई होंगे, ठीक है। अच्छा सॉरी, इसमें जो है ना पहले इन्होंने 2 साइड्स वो की हुई थी स्पेसिफाई, अब इन्होंने एक साइड मज़ीद बढ़ा दी है, यानी कि अब आपको 3 साइड्स मिल रही हैं, ठीक है। सॉरी, अब ये 3 साइड्स आपको मिलेंगी, यानी कि एक किस्म का आपको 1.5 पेज मिलेगा एक लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए, और ये बहुत बड़ा स्पेस है। एक लॉन्ग आपका तकरीबन मतलब 6 मार्क्स का बनता है, ठीक है। और अब नेक्स्ट देखें तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 1.5 पेज आपका बनेगा इसको अटैम्प्ट करने के लिए। अच्छा, अगली बात ये है कि स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि अगर उनका आंसर जो है ना पूरा नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता, इन तमाम लाइंस में कवर नहीं होता, उनका आंसर यहाँ पे आके एंड हो जाता है, तो बाकी का स्पेस का क्या करें। तो बाकी के स्पेस को जो है ना वो लेफ़्ट कर दें, छोड़ दें, उसको क्रॉस करने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको लाइन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको वैसे ही छोड़ दें, वो आपका उसी तरह से स्पेस जो है वो काउंट होगा, ठीक है। इस चीज़ को आपने बड़े ध्यान करना है। और एक और बात सॉरी, एक और बात ये कि जो है ना क्वेश्चन को बड़े ध्यान से अटैम्प्ट करना है। जिस क्वेश्चन की जो स्पेस होगी आपने उस स्पेस के अंदर उसको अटैम्प्ट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है, तो 10 वाला 10 पे ही अटैम्प्ट करना है। ये नहीं करना कि 8 वाला जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं और 10 वाला जो है वो उधर 8 वाले की जगह पे करेंगे। अगर इस तरह करेंगे तो वो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा और उसके मार्क्स आप लूज़ कर देंगे, ठीक है। और इस तरह से आपके मार्क्स जो है वो चले जाएंगे। तो इससे बचने के लिए
बेहतर यही है कि आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से उसको देखभाल के जो है ना वो अटैम्प्ट करें। और इसमें एक और चीज़ भी है कि जो क्वेश्चंस आपको पहले आते हैं आप वो पहले अटैम्प्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसमें आप उस स्पेसिफिक जगह पे जाके अटैम्प्ट कर लें। फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन नंबर 1 पहले अटैम्प्ट नहीं कर रहे, आप क्वेश्चन नंबर 8 करना चाह रहे हैं, तो आप उस स्पेस पे आएँ, पहले क्वेश्चन नंबर 8 वाले स्पेस पे आएँ, यहाँ पे उसको अटैम्प्ट कर दें, ठीक है। तो ये आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। फिर जो जो क्वेश्चन आप जिस सीक्वेंस से अटैम्प्ट करना चाहते हैं उससे करते जाएँ और आपका वो स्पेस जो है वो फिल होता जाएगा। बस यही चीज़ ध्यान रखनी है कि रॉन्ग प्लेस में वो क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। अगर वो रॉन्ग प्लेस में चला गया तो फिर आपके मार्क्स जो है वो लूज़ हो जाएंगे। अगर फुल लूज़ ना भी हुए ना तो आपके 50% मार्क्स जो है ना वो उसमें से कट सकते हैं। तो इस चीज़ से अवॉइड करना है आप लोगों ने। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब ये जैसे मैंने बताया था ये शीट फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो के लिए है, इसी तरह से हर सब्जेक्ट के हवाले से डिफरेंट हैं। अब जैसे यहाँ पे मैथ की अगर बात करें तो मैथ के लिए थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ आपको मिलती है। वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो है ना यहाँ स्पेस ज़्यादा आपको मिलता है, यानी एक पेज की जो एक फुल साइड होती है वो आपको यहाँ पे मिलती है। उसकी रीज़न क्या होती है कि मैथ के अंदर क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं, स्टेप्स आपने करने होते हैं, और इस वजह से आपको ये ज़्यादा स्पेस दिया गया है। अच्छा, एक और बात, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा आपका पूरा नहीं आएगा, कंप्लीट नहीं होगा, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप इसको ना 2 पार्ट्स के अंदर इस तरह से डिवाइड कर दें, स्केल के थ्रू आप लाइन लगाएं, ठीक है, और यहाँ से अटैम्प्ट करना शुरू करें। जब यहाँ पे आप एंड करेंगे ना यहाँ पे आके, तो दोबारा आप इस साइड से शुरू कर सकते हैं। तो आपकी ये लेफ़्ट और राइट साइड बन जाएगी, और आप थोड़ा सा छोटा लिखेंगे तो फिर आपका ये स्पेस जो है वो पूरा हो जाएगा। इस तरह आपका ये जो पेज होगा वो भी बच जाएगा, और दूसरा ये है कि आपका क्वेश्चन भी जो है वो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैथ में देख लें, ठीक है, आपको ये स्पेस ज़्यादा दिया जाता है। और इसी तरह से अगर आपने रफ वर्क करना है तो रफ वर्क के लिए बेहतरीन ये है कि आप उसी क्वेश्चन में से थोड़ा सा स्पेस आप बचा लें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आप इतना सा एक बॉक्स बना लेते हैं, या एंड के ऊपर जो है ना थोड़ी सी ऐसे स्पेस बचा लेते हैं, और वहाँ पे आप लिख देते हैं कि ये उसका रफ वर्क है। हर क्वेश्चन का रेलेवेंट रफ वर्क अगर आप वहाँ पे करते हैं मैथमेटिक्स में, तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि उसमें आपके मार्क्स लूज़ होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप ऊपर आंसर लिखें और यहाँ पे उसका रफ वर्क करें। तो इस तरह वो जो ई मार्किंग के दौरान एग्जामिनर चेक कर रहा होगा तो उसको आंसर के साथ साथ उसका रफ वर्क भी मिलेगा, तो उसके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि वो अंडरस्टैंड कर सकेगा और आपके मार्क्स जो है वो लूज़ नहीं होंगे। और इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आपको ज़्यादा स्पेस मिलता है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं आगे क्वेश्चन, ये देखें अब सेक्शन सी है, यहाँ पे ये लॉन्ग क्वेश्चंस और क्वेश्चन नंबर 3 पेज 1, और इसके लिए देखते हैं कितना स्पेस है, पेज 2 पेज 1, ठीक है। अब मतलब इसके लिए जो है उन्होंने एक पूरा पेज दिया हुआ, यानी 2 साइड्स दी हुई हैं, और आई थिंक ये काफ़ी होता है स्पेस, और बहुत सारे स्टूडेंट इससे कम ही यूज़ करते हैं। और एक और चीज़ होती है कि मैथमेटिक्स के अंदर आपने अगर ग्राफ बनाना है तो ग्राफ के लिए स्पेसिफिक 2 पेजेस जो है ना, 2 पेजेस आपको एंड पे दिए जाते हैं, ठीक है। ये एक और रफ पेज है, मैं इस पे आता हूँ आप बाद में। ये 2 ग्राफ पेजेस होते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में आपने ग्राफ बनाना है तो आप एंड वाले पेज को यूज़ करेंगे, किस तरह से, उसको वहाँ पे कट नहीं करेंगे बल्कि उसके ऊपर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है, तो मैं इसको कलर चेंज कर लूँ थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका पार्ट 6 है, शॉर्ट 6 है, इसके लिए आपने कोई ग्राफ यहाँ पे बनाना है, तो आप उसको पहले क्वेश्चन को लेवल करें यहाँ पे, और उसके लिए वो ग्राफ बनाएं, ठीक है, जो भी ग्राफ है। तो यहाँ पे आप उसको एक बॉक्स के अंदर इस तरह से बंद कर दें, तो इस तरह ये स्पेसिफाई हो जाएगा कि ये उस क्वेश्चन का ग्राफ है। इसी तरह दूसरा कोई क्वेश्चन है उसका ग्राफ बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं, ये यहीं पे बना रहेगा और इसी तरह से ये स्कैन होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट पेज पे जहाँ पे रफ वर्क होता है। एक एक्स्ट्रा पेज आपको रफ वर्क के लिए दिया जाता है मैथमेटिक्स के अंदर, जो कि लास्ट पेज होता है। अब आप चाहें तो यहाँ पर भी कर सकते हैं रफ वर्क, जब, ठीक है, ये भी ठीक है, इट्स ओके, बट मैंने जो आपको तरीका बताया है वो भी ठीक है। उससे फ़ायदा ये होगा कि एग्जामिनर के लिए
इजी हो जाएगा कि वो आपका रफ वर्क वहाँ पे यूज़ करता चेक करता रहेगा, ठीक है। बाकी अगर आपका रफ वर्क ऐसा है जो बहुत ज़्यादा है, जिसमें आपको बार बार करना है, तो वो फिर उसके लिए आप ये पेज जो है वो यूज़ कर सकते हैं, फिर ये पेज आपके लिए ज़्यादा मुफीद होगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये मैथमेटिक्स के लिए हो गई। अब आ जाए यहाँ पे हमारे पास है इंग्लिश की शीट। फर्स्ट पेज तो मोस्टली सबका एक जैसे ही है, उसमें जो भी रोल नंबर है, फिलिंग है, जो भी है। अच्छा, एक चीज़ और बहुत ध्यान करना है, वो ये है कि आपने अपना नाम जो है ना पेपर में कहीं नहीं लिखना। आपका जो नेम है ना, आपने कहीं भी नहीं लिखना। फॉर एग्जांपल आपका नाम अली है, ठीक है, तो ये अली जो है ना कहीं पर लिखा हुआ ना आए। आपका जो पेपर होता है वो सिर्फ आपके इस रोल नंबर से जो है वो पहचाना जाता है। अगर आप नेम कहीं पे लिखेंगे तो वो इलीगल हो जाएगा और ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है, ठीक है। आपने अपना नाम कहीं नहीं यूज़ करना, किसी आंसर शीट के अंदर, किसी क्वेश्चन के अंदर भी नहीं यूज़ करना और ना ही आंसर के अंदर यूज़ करना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इंग्लिश के लिए देखें तो यहाँ पे क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट्स मिलते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, और उसके अंदर जो क्वेश्चंस की सीक्वेंस होती है और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बाकी साइंस पेपर से थोड़ा डिफरेंट मिलता है हमें। और फिर उसके लिए जो स्पेस होता है वो भी उसी तरह से स्पेसिफाई होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ये आपको स्पेस मिलता है। जैसे उन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए है, पार्ट बी है, तो यहाँ पे कोई होगा कोई क्वेश्चन उससे रेलेवेंट जो है इन्होंने स्पेस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए 4 बी, तो जिस तरह का पेपर होगा उसके स्ट्रक्चर के मुताबिक ही आपको उसकी ई शीट जो है वो मिल जाएगी। और बस इसी चीज़ का ही ध्यान रखना है हर पेपर के अंदर कि जो क्वेश्चन है उसका आपने स्पेसिफिक आंसर उस स्पेसिफिक जगह पे लिखना है। बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर आप लोग ये इस चीज़ को इस मिस्टेक को अवॉइड कर देते हैं तो फिर आपका पेपर जो है ना वो तकरीबन 100% जो है वो बहुत अच्छे से हो जाता है। वरना ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं 9th के मोस्टली जो होते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इस चीज़ को अटैम्प्ट कर रहे होते हैं, तो वो रॉन्ग प्लेस जो है वो क्वेश्चन कर देते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 को 7 में कर दिया, 7 को 1 में कर दिया, तो इस चीज़ को अवॉइड करना है। अब आ जाए नेक्स्ट हमारे पास है उर्दू का। क्योंकि उर्दू जो है वो राइट हैंड साइड से लिखी जाती है, तो इसकी ई शीट भी उसी तरह से डिज़ाइन की गई है, ठीक है। तो इसमें भी उसी तरह से आपको ये देखें उर्दू के अंदर ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो मिलेगा और स्पेसिफिक जो है ना स्पेस यहाँ पे दिया गया। क्योंकि आपको पता है उर्दू के अंदर जो है वो जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनका आंसर इतना लेंथी नहीं होता, तो इसलिए उसकी स्पेस भी उस हिसाब से कम दी गई है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब ये इसमें तशरीह है या क्वेश्चन आंसर हैं या कोई इस तरह से शेर की तशरीह है, गज़ल की तशरीह है, या एंड पे अगर हम जाके देखें तो कोई ऐसे लिखना है, ठीक है, फिर उस हिसाब से उसके लिए स्पेस जो है वो वहाँ पे दिया गया है हर शीट के अंदर। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये इस्लामिक स्टडीज़। यहाँ पे हम देख लेते हैं इस्लामिक स्टडीज़ को किस तरह से इन्होंने दिया हुआ है। अब इस्लामिक स्टडीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उन्होंने दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो इस्लामिक स्टडीज़ उर्दू में पढ़ते हैं, कुछ इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं, तो उन्होंने उसको डिज़ाइन उसी हिसाब से किया हुआ है। जैसे अगर इंग्लिश वाले हैं तो उसके लिए फिर वो ये लेफ़्ट टू राइट सीक्वेंस ये वाली चलेगी, और अगर कोई उर्दू में यहाँ पे पढ़ता है तो उसके लिए राइट टू लेफ़्ट यहाँ पे सीक्वेंस चलेगी। बाकी क्वेश्चन की जो नंबरिंग है वो सेम है, ठीक है, वो डिफरेंट नहीं है, उसी हिसाब से चलेगा। उर्दू वाले हैं तो वो यहाँ से इस तरह से लिखेंगे, इंग्लिश वाले हैं तो वो लेफ़्ट टू राइट ही लिखेंगे। बाकी जो स्पेस है वो दोनों के लिए बराबर है। क्वेश्चन की सीक्वेंस, क्वेश्चन का जो नंबरिंग है वो दोनों के लिए ही सेम है। अब इसमें आंसर क्वेश्चन है या किसी हदीस की तशरीह है, मफ़हूम है, किसी आयत की तशरीह है, तो वो उस हिसाब से ये देखें यहाँ पे सारा कुछ मेंशन होगा, क्वेश्चन नंबर मेंशन होगा। आपने क्वेश्चन पेपर पे देखना है और उसके स्पेसिफिक स्पेस के अंदर आपने उसको फिल करना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे 9th के अंदर तर्जुमातुल कुरान भी है, ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे उसकी भी स्पेसिफिक आंसर शीट डिज़ाइन की गई है। अब यहाँ पर भी दो इस्लामिक स्टडीज़ की तरह दोनों ऑप्शंस हैं। इंग्लिश वालों के लिए जो है वो लेफ़्ट टू राइट है और उर्दू वालों के लिए जो है वो राइट टू लेफ़्ट है। और क्वेश्चन नंबर 2A पार्ट 1 है, ठीक है। इसी तरह से उर्दू वाले जो हैं वो अपने हिसाब से अटैम्प्ट करेंगे। स्पेस उसी हिसाब से दोनों के लिए बराबर है।
कोई इसमें वेरिएशन नहीं है। अब यहाँ पे हो सकता है जैसे अल्फाज मानी आप देखें उन्होंने प्रॉपर इसको डिज़ाइन कर दिया। अब यहाँ पे आपको वो लाइन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे अल्फाज दिए हो सकते हैं, अब यहाँ पे उन्होंने 5 का है तो मे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, आई डोंट नो। यहाँ पे अल्फाज लिखना है और उसका यहाँ पे मैनी लिखना है, अल्फाज लिखना है, मैनी लिखना है, ठीक है। तो ये तो हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए कोई मुश्किल ही नहीं है कि अब उनको ये बनी बनाई चीज़ दे दी गई है, उन्होंने बस उस चीज़ को जो है वो फिल करना है। और बार बार मैं वही बात बता रहा हूँ कि जो फिल करना है आंसर शीट को वो ध्यान से करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे जनरल साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक शीट है। जनरल साइंस, सिविक्स और एजुकेशन के पेपर के लिए दोनों के लिए सेम है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास अब जो कि एजुकेशन जो है वो बल्कि तीनों सब्जेक्ट सिविक्स, एजुकेशन, जनरल साइंस वो इंग्लिश में भी हो सकता है, उर्दू में भी हो सकता है। तो उसके लिए फिर उसी हिसाब से अगर इंग्लिश वाले हैं तो वो यहाँ से लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, और अगर उर्दू वाले हैं तो राइट टू लेफ़्ट चलेंगे, और स्पेसिफिक एरिया उनको दिया गया है और वो उसमें फिल करेंगे। तो ये था एक कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस स्टूडेंट्स के किस तरह से आंसर शीट को फिल करना है। अब थोड़ी सी मज़ीद बातें पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से मैं आपको बता दूं, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ बातें कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब कोई क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो क्वेश्चन की अटेम्प्टेशन में आपने एक चीज़ बहुत ध्यान रखना है उस चीज़ का कि आपने हेडिंग मस्ट देनी है। किसी भी आंसर की जो हेडिंग है वो मस्ट होनी चाहिए, क्योंकि हेडिंग से ही सारे मार्क्स जो है वो आपके जो है ना वो लगाए जाते हैं। अब वहाँ पे जब ई मार्किंग हो रही होती है तो एग्जामिनर्स बहुत फास्टली उसको चेक कर रहे होते हैं, उनके पास टाइम उतना नहीं होता, तो वो एक हेडिंग को देख के ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसका आंसर किस तरह होगा और किस तरह का लिखा होगा, ठीक है। तो हेडिंग जो है ना ये मस्ट है। एक तो मेन हेडिंग आपकी यहाँ पे आ जाएगी, और वो जो मेन हेडिंग है वो आपने एक चीज़ ध्यान रखना है कि वो हाईलाइट करके लिखनी है। और हाईलाइट किस चीज़ से करनी है? मार्कर से करनी है। अब मार्कर आप चाहे ब्लैक यूज़ करें या ब्लू यूज़ करें, मेरी सजेशन ये है कि आप ब्लू यूज़ करें, क्योंकि ब्लू जो है ना वो शाइनिंग देता है, जिससे वो काफ़ी अच्छी हाईलाइटिंग हो जाती है हेडिंग। दूसरी बात, उस क्वेश्चन को जो है ना कोशिश ये करें कि पॉइंट्स के अंदर लिखें या प्रॉपर एक सीक्वेंस में लिखें। एक जो बिल्कुल बेतरतीबा पैराग्राफ जो आंसर होता है ना वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता, वो इतना अच्छा अपीलिंग नहीं होता, जिसकी वजह से मार्क्स लूज़ हो जाते हैं। और फिर क्वेश्चन आप जब आंसर लिख रहे होते हैं उसके अंदर जो मेन पॉइंट्स होते हैं, उसके अंदर जो मेन पॉइंट्स होते हैं उन मेन पॉइंट्स को भी आप हाईलाइट करें, उससे भी आपका आंसर बहुत ज़्यादा अपीलिंग होता है। और वो एक ही नज़र में देख के पता चल जाता है, क्योंकि वो मेन पॉइंट्स जब हाईलाइट हुए होते हैं तो पता लग जाता है कि इसका आंसर क्या बनता है। तो उससे आपके जो मार्क्स होते हैं ना, मार्क्स वो फिर लूज़ नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर शॉर्ट है तो वो 3/3 आपके लग जाएंगे। फिर इसी तरह से एग्जाम्पल्स जो है ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप एग्जाम्पल्स पुट करें। कहीं पर अगर एग्जाम्पल नहीं दी हुई, कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एग्जाम्पल आपको लगता है बनती है, तो उसमें आप एग्जाम्पल मस्ट ऐड करें। बेशक पूछी नहीं गई लेकिन आप उसमें ऐड करें एग्जाम्पल को। फिर दूसरा ये कि कुछ क्वेश्चन ऐसा है, जैसे ज़्यादातर ये लॉन्ग में ही होता है कि उसमें एक हेडिंग तो आती है मेन, लेकिन उसमें सब हेडिंग्स भी आपने बनानी होती हैं। सब हेडिंग्स जो है ना वो भी आंसर को बहुत अच्छा जो है वो बना देती हैं। और अगर आपने मेन हेडिंग ब्लू मार्कर से दी है तो ये सजेशन है कि सब हेडिंग्स को फिर ब्लैक से लिखें, क्योंकि वो एक वेरिएशन आ जाएगी, उससे अच्छा आंसर जो है वो बन जाएगा। फिर दूसरी बात ये कि ओवरऑल जो राइटिंग है मेरी सजेशन के मुताबिक जो ब्लू पॉइंटर होता है, ब्लू पॉइंटर क्योंकि बहुत एक शाइनिंग आपको जो है ना वो राइटिंग देता है, वो एक आंसर के अंदर जो है ना वो अच्छी अपीलिंग लेकर आता है, तो वो यूज़ करें। अदरवाइज़ फिर जो आपका दिल करे वो पेन यूज़ करें, इससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रहे कि सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा कोई यूज़ नहीं कर सकते। रेड, ग्रीन, पिंक इस तरह का कोई कलर यूज़ ना करें, क्योंकि वो आपका फिर आगे मसला बन सकता है, ठीक है। अगली बात,
अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसकी सिर्फ डायग्राम बनानी है तो आप उसकी डायग्राम बनाएं यहाँ पे, ठीक है। और कोशिश ये करें कि डायग्राम भी पेन से ही बनाएं, पेंसिल से ना बनाएं। फॉर एग्जाम्पल ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी डायग्राम बनानी है, ठीक है। पेंसिल से इसलिए नहीं बनानी क्योंकि जब ये स्कैन होता है ना तो पेंसिल वाला जो लिखा होता है ना वो फेड हो जाता है, वो इतना अच्छा नहीं होता और वो धुंधली हो जाती है डायग्राम। लेकिन अगर आप वही डायग्राम किसी पॉइंटर से बनाए होगी या मार्कर से अच्छी सी बनाई होगी, पॉइंटर से भी अच्छी बन सकती है, तो वो जो स्कैन होगा ना फिर पेपर आपका वो बहुत अच्छे से स्कैन होगा, उसमें वो फेड नहीं होगा, वो आपका बिल्कुल ब्राइट डायग्राम जो है वो सामने आएगा। और फिर उसकी जो लेबलिंग है वो भी वाजे करनी है। फॉर एग्जांपल उसने कहा है कि 3 पार्ट्स को लेबल करना है, तो आपने लेबल किस चीज़ से करने हैं, मार्कर से करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और दिस वन इज़ इनर मेम्ब्रेन सपोज करें, ठीक है। तो वाजे किस्म का आपने लेबलिंग करना है और वाजे किस्म की डायग्राम जो है वो बनानी है। और फिर मैं वो कह रहा हूँ कि पेंसिल को अवॉइड करें क्योंकि पेंसिल का लिखा हुआ फेड हो जाता है, आपको पता है, बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है, जिसकी वजह से स्कैनिंग में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ई शीट के बारे में। मैंने जितनी कोशिश कर सकता था मैंने आपको बताई हैं। मज़ीद अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो सकता है तो आप बाद में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे रब्ता करके। तो इंशाल्लाह आप पेपर में अच्छी तैयारी करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स के साथ पास होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।